डिमांड शुरू किया था हमने, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, मीनिंग ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में आपको पता है कौन से फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर उसके बाद क्या था? डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर्स। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट और वेबलेन इफेक्ट। ये न्यू है, ये 12th क्लास में नहीं है, तो वीडियोस में आप कवर कर लेना ये सब, ठीक है, लेक्चर्स में। फिर उसके बाद कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद कुछ और फैक्टर्स थे जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एडेड डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, इनवर्स रिलेशनशिप। फिर डिमांड शेड्यूल हमने देखा था, डिमांड कर्व हमने देखा था, और उसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल देखा था, मार्केट डिमांड कर्व देखा था। फिर रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या मतलब था इसका, कि ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है या फिर प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है, इसके रीजंस क्या है। तो उसमें हमने एक देखा था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और दूसरा कौन सा था? इनकम इफेक्ट। फिर यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, डिफरेंट यूजेस। ये सारे हमारे पॉइंट्स थे जिससे हमें ये समझ में आ रहा था कि लॉ ऑफ डिमांड वर्क कैसे करता है, ठीक है। फिर लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहाँ पर हमारा जो इन्वर्स रिलेशनशिप है वो वर्क नहीं करता, जैसे कि कॉन्स्पिकियस गुड्स, गिफिन गुड्स, कॉन्स्पिकियस नेसेसिटीज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर, डिमांड फॉर नेसेसरीज एंड स्पेक्यूलेटिव गुड्स। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हमारा, ठीक है। और फिर मैंने आपको बोला था कि ये जो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट है ये पढ़ के आना, क्योंकि ये वही है जो आप लोग पढ़ चुके हो, मतलब 11th क्लास में भी पढ़ा है ना, ये आपको आता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा किसी ने भी? आपने पढ़ा? चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। द डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व and the law of demand all show that when price of a commodity falls, demand increases, other things being equal. When as a result demand decrease in prices, quantity demand increases. Law of demand है basically. In economics we say that there is expansion of demand and कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। हम इकोनॉमिक्स में ये जो डिमांड बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इन वर्ड्स का हम यूज़ कब करते हैं? कब यूज़ करते हैं? जब प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट में इंक्रीज और डिक्रीज आता है ना। जब प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट में इंक्रीज डिक्रीज नहीं आए और जो बाकी के दूसरे फैक्टर्स है, जो हमने फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिमांड में जो बाकी के फैक्टर्स पढ़े थे, उन वाले फैक्टर्स में अगर चेंजेस आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सपोज द प्राइस ऑफ एप्पल इज ₹100 पर किलोग्राम एंड कंज्यूमर बाइज 1 किलोग्राम एट दैट प्राइस। तो प्राइस कितना है? ₹100 पर किलोग्राम एप्पल का प्राइस है। नाउ इफ अदर थिंग्स, बाकी के फैक्टर्स क्या ले लिए हमने? शोर मत करो ना, बातें मत करो, उसको ही बोलो शांति। इतनी तेज शोर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द प्राइस ऑफ एप्पल इज ₹100 पर किलोग्राम एंड कंज्यूमर बाइज 1 किलोग्राम एट दैट प्राइस। नाउ इफ अदर थिंग्स सच एज इनकम, प्राइस, अदर गुड्स एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम बट द एप्पल फॉल्स ₹80। तो हमारा एप्पल का प्राइस कितना था? 100। अब एप्पल का प्राइस क्या हो गया? फॉल होकर के 80 पर किलोग्राम हो गया है। कंज्यूमर नाउ बाइज 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल। जहाँ पे वो सिर्फ 1 किलोग्राम खरीद रहा था, अब उसकी डिमांड क्या होगी? प्राइस कम होने की वजह से
बढ़ जाएगी, तो 1 से 2 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहाँ पर डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ये क्या हुआ, ठीक है। अब ये इस डायग्राम से हमें पता लग रहा है, जैसे ही अभी प्राइस कितना था, प्राइस चल रहा था OP, तो डिमांड कितनी थी, OM। ये इस तरीके से हमारा ग्राफ था। जैसे ही प्राइस हमारा क्या हुआ, कम हुआ, तो डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये जो डिमांड इंक्रीज हुई ये क्या है हमारा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुई, कम हुई, तो इसको क्या बोलेंगे, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। Till now, we have assumed that other determinants of demand remain constant, but when we are analyzing that the demand for a commodity, it should be noted that expansion and contraction of demand takes place as a result of changes in price, while all other factors, income, taste, propensity to consume, price of related goods remain constant. Other factors remaining constant means that position of demand curve remains the same and the consumer moves downward or upward on it. तो अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, सिर्फ प्राइस बदलता है, तो हमारा एक ही कर्व में क्या हो रहा होता है, शिफ्ट हो रहा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, है ना। एक ही कर्व में हमारा ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा होता है। लेकिन अगर हम इन वाले फैक्टर्स को भी चेंज करें, है ना, प्राइस उतना का उतना ही रहे, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी उतना ही रहे, लेकिन हमारे जो बाकी के फैक्टर्स है अगर उसमें चेंज हो तो फिर हमारा कर्व शिफ्ट नहीं होगा, हमारा कर्व क्या हमारा कर्व क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा या नीचे की तरफ हो जाएगा। ये क्या था, यहाँ पर क्या था, अलोंग द सेम डिमांड कर्व, और इधर क्या हो जाएगा, कर्व ही पूरा इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। The other factors remaining constant, ये सब तो पढ़ लिया। There are factors other than price, नॉन प्राइस फैक्टर्स। वो कौन से फैक्टर्स है, नॉन प्राइस फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स है, यही सारे, इनकम, टेस्ट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्राइस, जो भी हमने सारे लास्ट क्लास में पढ़े थे फैक्टर्स, वही सारे फैक्टर्स है। और कंडीशन ऑफ डिमांड विच माइट कॉज ईदर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस दैट बायर्स आर प्रिपेयर्ड to demand at the given price. What happens if there is change in consumer taste and preference, income, prices of related goods and other factors on which demand depends? As an example, let us consider this situation. तो अब यहाँ पर क्या है, प्राइस क्या हो रहा है प्रोडक्ट का, 5 से 4, 3, 2, 1। यहाँ पर हम क्या और क्या देख रहे हैं कि प्राइस क्वांटिटी, जब इनकम थी 5000, अब यहाँ पर इनकम हो गई है 10000। तो यहाँ पर हम क्या लेकर के चल रहे हैं कि हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज कर रही है। तो हमारी इनकम इंक्रीज होने की वजह से जो हम पहले इतना 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 डिमांड कर रहे थे, अब इतना इतना डिमांड करेंगे, है ना। तो डिमांड कर हमारा क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ बढ़ गया। डिमांड कर इस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये क्या है, इंक्रीज। बैकवर्ड हुआ तो फिर डिक्रीज, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। द टेबल शोज समरीज द इफेक्ट नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सबको समझ में आया ना, मतलब इजी सा था, कुछ भी नहीं था। क्या है, दो चीज़ें हमने देखी, पहला क्या था, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरी तरफ था इंक्रीज या डिक्रीज, है ना। यहाँ पर एक्सपेंशन कब होगा, डिमांड इंक्रीज करेगी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कब हुआ, डिमांड डिक्रीज करेगी। और ये किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस में, खुद के प्राइस में चेंज की वजह से हो रहा है। यहाँ पर क्या है, वो जो अदर फैक्टर्स है प्राइस को छोड़ करके, उसमें अगर क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, तो हमारा डिमांड कर्व क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। चेंजेस इन डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस दैट कॉज इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। चेंजेस इन डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस दैट कॉज डिक्रीज इन डिमांड। ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड मतलब
राइटवर्ड शिफ्ट, और ये डिक्रीज इन डिमांड मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट किस किस वजह से हो सकता है? या तो हमारी इनकम बढ़ जाए, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स की डिमांड, हमने ये वाला चीज़ हमने देख रखी है कि इनकम बढ़ने की वजह से नॉर्मल गुड्स में इंक्रीज आता है, लेकिन इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, डिक्रीज आता है ना। इंक्रीज इन वेल्थ इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तभी भी डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट करेगा। राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ा तो हमारी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, फिर एन इंक्रीज इन नंबर, कॉम्प्लीमेंट गुड के प्राइस में फॉल हुआ तो ऑब्वियसली डिमांड क्या होगी, गुड्स की इंक्रीज करेगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर, पहले हमारे पास सिर्फ 10 लोग थे जो हमारे गुड को खरीदते थे, अब नंबर ऑफ बायर्स हमारे 10 से हो गए या 50 हो गए, तो जैसे ही नंबर ऑफ बायर इंक्रीज करेंगे डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर फेवर ऑफ द कमोडिटी, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उनके पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया जो हमारे कमोडिटी के फेवर में थे, तो भी हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल राइज इन द फ्यूचर, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाला है तो हम अभी उस प्रोडक्ट को ये सोचेंगे कि अभी खरीद कर रख लेते हैं, तो अभी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसी जो इंकरेज कर रहा है कंजम्पशन ऑफ गुड्स को बाय ग्रांटिंग क्या, सब्सिडी देने की वजह से गुड का प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है, सब्सिडी देने की वजह से भी हमारी गुड्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। फॉल क्यों होगी, गुड्स की डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों करेगा, जब इनकम में फॉल आएगा, डिक्रीज इन वेल्थ होगा, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड होगा, राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बायर, चेंज इन टेस्ट अगेंस्ट द कमोडिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो अवे फ्रॉम द ग्रुप पीपल जो फेवर में नहीं है ऐसे लोग, एंड एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर, गवर्नमेंट रेगुलेशन डिस्करेजिंग कंजम्पशन जैसे कि बैन ऑन सिगरेट स्मोकिंग, बैन ऑन कंजम्पशन। ठीक, तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और दूसरा क्या है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो मूवमेंट सेम डिमांड कर्व में कब होता है, जब प्राइस में चेंज होता है, शिफ्ट कब होता है, जब अदर फैक्टर्स में चेंज होता है। It is important for a business decision makers to understand a distinction between a movement along the demand curve and shift of the whole demand curve. A movement along the demand curve indicates change in quantity demanded, किसकी वजह से, प्राइस में चेंज की वजह से, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसी का हमारा MCQ आ सकता है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा अगर प्राइस में चेंज आएगा, अदर फैक्टर्स जब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये मैम बिल्कुल नहीं आ रहा, अगर पढ़ते नहीं देंगे तो पार्ट में बोलना पड़ेगा। A shift of the demand curve indicates that there is a change in demand at each possible price because one or more factors such as income, taste or price of other goods have changed. तो जब अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है ना। Thus, when the economist speaks of an increase or decrease in demand, he refers to the shift of the, पूरा का पूरा कर्व हमारा उठ करके राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जब क्या हो रहा है, जब अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है ना। Because one or more factors which were assumed to remain constant earlier have changed. When the economists speak of change in quantity demanded, he means movement along the same curve. Movement along the same curve का मतलब क्या होता है, expansion या फिर contraction. In short, change in demand represents shift of the demand curve to right or left, resulting from the change in factors such as income, taste, prices of other goods, etc., and change in quantity demanded. Represents movement upward or downward on the same demand curve resulting from the change in price of the commodity. When demand increases due to factors other than price, firm can sell more at existing prices resulting in increased revenue. और अगर हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तो एक फर्म की क्या इंक्रीज हो जाता है, उसकी सेल्स इंक्रीज होती है, उसका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड अदर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज बाय एनी फर्म इज टू शिफ्ट द डिमांड कर्व। हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारी डिमांड इंक्रीज हो,
तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट एंड टू रिड्यूस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है। हाउएवर द एडिशनल डिमांड इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट एज फर्म्स हैव टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन डिवाइसेस। हमारी डिमांड तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या वो जो हम डिमांड इंक्रीज करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उस पर हमारे बहुत कॉस्ट भी इनकर हो रही है। तो ये जो एडिशनल डिमांड हम क्रिएट कर रहे हैं वो फ्री में नहीं है, वो कुछ ना कुछ हमें कॉस्ट पे करना पड़ रहा है उसके लिए, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, मतलब हमें ये तो पता है कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम होगा, लेकिन कितना परसेंटेज चेंज प्राइस में और कितना परसेंटेज चेंज डिमांड में, वो क्या बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और सिर्फ आपने देखा होगा अभी तक एक ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी होगी, कौन सी वाली, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें प्राइस और डिमांड का हम रिलेशनशिप देखते हैं कि कितना चेंजेस आ रहा है, कितना परसेंटेज से चेंज आ रहा है। लेकिन अभी हमें ना और भी तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, जैसे कि आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले मेथड, ऐसे करके हमें और भी बहुत सारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। टिल नाउ we were concerned with direction of changes in prices and quantities demanded. From the point of view of a business firm, if it more important to know the extent of relationship or the degree of responsiveness of demand to changes in its determinants. तो यही हमारी एक डेफिनेशन हो गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंजेस इन इट्स डिटर्मिनेंट्स, मतलब कितना रिस्पॉन्सिवनेस डिमांड में, डिग्री उसमें कितना चेंज आएगा, किस में चेंज होने की वजह से, उसके डिटर्मिनेंट्स में चेंज होने की वजह से, ठीक है। ऑफन वी वुड वांट टू नो हाउ सेंसिटिव इज द डिमांड, हमारी डिमांड कितनी सेंसिटिव है, मतलब अगर क्या प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो क्या हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होती है, या फिर कम इलास्टिक है हमारी डिमांड, अगर प्राइस में थोड़ा चेंज आए तो हमारी डिमांड उतनी चेंज होती ही नहीं है ना। ये हमें देखना है कि कितनी इलास्टिक है, कितनी इन इलास्टिक है। फॉर अ प्रोडक्ट टू इट्स प्राइजेस, फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस इंक्रीजेज बाय 5%, जैसे कि हम ऐसे ले लेते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गए किसके, सपोज ले लेते हैं, सपोज करो आईफोन के प्राइजेस क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसमें एक अमाउंट ऑफ इनकम लोग अपना स्पेंड करेंगे ना आईफोन लेने के लिए। लेकिन अगर हम वही लेकर के चले कि सपोज करो सॉल्ट का जो है प्राइस बढ़ गया, तो सॉल्ट का प्राइस बढ़ने की वजह से हम बोल सकते हैं कि चलो डिमांड कम हो गई, लेकिन कितनी डिमांड कम होगी, है ना, उसका बहुत ही कम चेंज आएगा ना, बहुत ही कम, रेयर चेंज आएगा। तो यही हमें देखना है कि कितना इलास्टिक हमारा डिमांड है उसमें जब प्राइस में चेंज हो रहा है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल if the price increases by 5%, how much will the quantities demanded change? Also, how much change in demand will be there if average income rises by 5%? तो हमारे अगर प्राइस में 5% इंक्रीज आ जाए या फिर हमारी एवरेज इनकम राइज करे बाय 5%, तो हमारी डिमांड में कितना चेंज आएगा, है ना। What effect will an advertising campaign have on sales? अगर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हमारे डिमांड में कितना परसेंटेज से चेंज आएगा। इकोनॉमिस्ट यूज अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक दीज सो एज टू मेक डिमांड प्रिडिक्शंस और एंड टू रिकमेंड चेंजेस इन स्ट्रैटेजी। तो कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, जैसे कि फॉल इन द प्राइस ऑफ हेडफोन 500 से 400 रुपये हो गया, एक हेडफोन का प्राइस 500 से 400 रुपये हो गया, तो क्वांटिटी उसकी क्या, डिमांड उसकी क्या बढ़ जाएगी, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड 100 से कितनी हो गई, 150 हो गई, ठीक है। अब फॉल हुआ प्राइस में किसका, वीट में, वीट जो 20 रुपये किलोग्राम था अब कितना हो गया, 18 रुपये किलोग्राम, तो उसकी डिमांड 500 से कितनी हो गई है, 520 हो गई है। ऐसे ही प्राइस ऑफ सॉल्ट में 9 रुपये से कितना फॉल हो गया, 7.50, तो क्वांटिटी 1000 किलोग्राम से 1005 किलोग्राम हो गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड हर सिचुएशन में वर्क कर रहा है, प्राइस
कम होने की वजह से डिमांड हर जगह बढ़ रही है, लेकिन हमें ये निकालना है कि ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो 100 से 150 हुआ था, यहाँ पर 50 का चेंज हुआ था, यहाँ पर 500 से 520, यहाँ पर 20 का चेंज हुआ और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 का चेंज हुआ। तो हमें ये देख रहा है कि अब कितना प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, व्हाट डू यू नोटिस? यू नोटिस दैट डिमांड फॉर हेडफोन, wheat and salt responds in the same direction to price changes. The difference lies in the degree of response of demand. Differences in responsiveness of demand can be found out by comparing the percentage change in price and quantities demanded. Here lies the concept of elasticity. The amount of commodity purchased is a function of many variables such as price of commodity, price of related goods, income of consumer and other factors. Of the demand on which demand depends. A change in one of these independent variable will cause a change in dependent variable, namely the amount of purchase per unit of time. The elasticity of demand measure the relative responsiveness of the amount purchased per unit. तो हम कितना हमारा इलास्टिसिटी मतलब कितना चेंज डिमांड में आएगा वो ही हमें कैलकुलेट करना है. Elasticity of demand is defined as a degree of responsiveness of a quantity demanded of a good to changes in one variable on which demand depends. More precisely, elasticity of demand is a percentage change in quantity demanded divided by percentage change in one of the variable on which demand depends. जो जनरली हम क्या लेके चल रहे थे, वो जो एक वेरिएबल की जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी तक हमने देखा था प्राइस में सिर्फ और सिर्फ. ठीक है, अभी हमें और भी तरीके की चीज़ें, अगर सिर्फ और सिर्फ लिखा है ऐसे डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, अगर ऐसा लिखा है तो फिर हम उसको मानेंगे कौन सा वाला ही डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मानते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही मानते हैं. इसको करने से पहले एक बार वो वाला टॉपिक भी लिख ले, इलास्टिक, इनइलास्टिक, लेस देन 1, इक्वल टू 1, एक बार वो अपनी कॉपी में लिख लो. ठीक है,
इलास्टिक है ये इनइलास्टिक है ना? अच्छा उल्टा कर दिया, ऐसे होगा ना ये। हाँ और इसका ग्राफ कैसे बनता है सबका? प्राइस में कितना भी चेंज आए, एक ऐसे बनेगा, देखो ऐसे और ऐसे। डिमांड में कोई नहीं चेंज आ रहा, तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कौन सा था? परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया पूरा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 0। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी। और एक हमारा जो यूनिटरी इलास्टिक होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 1। और ये यूनिटरी जो ये 1 होता है, ED इक्वल टू 1, इसको हम और क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको भी याद रखना MCQ के लिए, क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्या है? सेम चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, और ये ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन 1 है। परफेक्टली इलास्टिक में हम क्या लिख सकते हैं? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हो गया? Price elasticity of demand. Perhaps the most important measure of elasticity of demand is the price elasticity of demand, which measures the sensitivity of quantity demanded to own price or price of good itself. तो खुद के प्राइजेस के गुड के खुद के प्राइजेस में चेंज आने की वजह से डिमांड की सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज कितना होगा, वो कौन बताता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंपॉर्टेंट फॉर अ फर्म फॉर 2 reasons: knowledge of the nature and degree of price elasticity allow the firm to predict the impact of price changes on its sales. तो पहला हमारा रीज़न क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानने का। हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि अगर हमारा प्राइस में चेंज आएगा तो हमारी सेल्स में कितना चेंज आएगा, है ना? प्राइस इलास्टिसिटी गाइड्स द फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइसिंग डिसीजंस। हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमें हमारे प्रॉफिट को किस तरीके से मैक्सिमाइज करना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड expresses the degree of responsiveness of quantity demanded of a good to a change in its price given the consumer income, taste and price of all other goods. क्या होंगे? गिवन जो हमारे मतलब उस टाइम पीरियड के गिवन इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वो जो उतना है उतना ही है, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ अगर प्राइस में चेंज हुआ तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा?
In other words, it is measured as a percentage change in quantity demanded, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price, other things remaining equal. The price elasticity of demand tell us the percentage change, ये सब ठीक है. फिर उसके बाद percentage change in a variable is just the absolute change in the variable divided by the original level of the variable. और ये किस तरीके से ये वाला फॉर्मूला निकल के हमारा वो जो फाइनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला निकलता है वो तो पता है सबको. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, ये पता ही है. चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू 100 और उसको होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100. फिर यहाँ पर क्या होता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, तो क्वांटिटी चेंज अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर नीचे हो जाएगा ऐसे. फिर उसके बाद क्यू को एक साइड लिख लिया, चेंजेस को एक साइड लिख लिया और यहाँ पर ओरिजिनल को एक साइड लिख लिया. ठीक है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला निकल गया, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू. ठीक. नेगेटिव साइन और इलास्टिसिटी. अब इसका जो आंसर आता है ये इसका नेगेटिव आंसर क्यों आता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या ऐसा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते टाइम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं. द नेगेटिव साइन ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड illustrates the law of demand. Less quantity is demanded as a price rises. Notice that the change in quantity was solely to the price change. The other factors that potentially could affect sales did not change. The greater the value of elasticity, the more sensitive quantity demanded is to price. जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव है प्राइस के साथ. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो अप्रोच. ये अभी हमने देखा माइनस इन्फिनिटी जीरो. फिर उसके बाद बिकॉज चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी हैज़ अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड की वजह से. इन अदर वर्ड्स, since price and quantity are inversely related, price elasticity is negative. While interpreting the coefficient of price elasticity, we consider only the magnitude. हम absolute size में लेते हैं. अगर this is equal to -1.22 तो हम क्या लेकर के चलेंगे, 1.22. हम माइनस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि माइनस साइन तो आना ही है, क्योंकि दोनों में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी में, है ना. That is we ignore the negative sign, consider only जो वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आई आंसर की उसी को कंसिडर करते हैं. Thus if a 1% change in price leads to 2% change in quantity demanded of good A and 4% change in quantity demanded of good B, then we get elasticity of A and B as 2 and 4 respectively. 1% चेंज प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, 1% चेंज हुआ. उसकी वजह से गुड ए में कितना चेंज आया, 2% का चेंज आया, और गुड बी में कितना परसेंटेज चेंज आया, 4% का चेंज आया. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड ए कितना है, 2, और गुड बी कितना है, 4. शोइंग दैट द डिमांड ऑफ बी. तो इसकी वजह से हमें क्या पता लग रहा है, डिमांड किसकी ज़्यादा इलास्टिक है, बी की, और ए की क्या है, थोड़ी कम इलास्टिक है. बी इज मोर इलास्टिक और रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंजेस देन दैट ऑफ ए. हैड वी कंसिडर्ड द माइनस साइन, we would have concluded that demand for A is more than that of B, which was incorrect. अगर हम माइनस साइन को इग्नोर नहीं करते, उसको भी इंक्लूड कर लेते, तो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आता वो हो सकता था गलत हो सकता था. ठीक है, इसलिए हम माइनस साइन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड की वजह से वो तो आएगा ही. और फिर जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है हम उसको लेकर के चलते हैं. तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी गुड्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं कि किसमें कितना चेंज इन डिमांड हो रहा है प्राइस में चेंज की वजह से. ठीक है, आ गया. चलो बिना आंसर देखे अब सॉल्व करो. पहला, क्या क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4. तो प्राइस
क्या हुआ, प्राइस कितना हो गया 6 से 4, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड इंक्रीजेस, डिमांड कितनी हो गई 10 से 15। आपको क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, बताओ कितना आएगा। फॉर्मूला पता है ना सबको, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। करो, सॉल्व करो ना, पॉइंट्स में निकालो। कितना आया 1.5, 1.5 ठीक है, आ गया 1.5, सबको आ गया 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% fall in price of a good leads to 15% rise in its demand, determine the elasticity and comment on its value। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देना है, इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला कहाँ गया, अरे ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों गिवन है, परसेंटेज चेंज लगा दो, कितना कितना था 15% डिमांड में और 5% प्राइस में। क्या प्राइस इलास्टिसिटी निकालना ना, सिंपल, ये तो 3 हो गया ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 15/5 3। थर्ड वाला सॉल्व करो, थर्ड वाले में आपके पास क्या गिवन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है, चेंज इन प्राइसेस गिवन है और ओरिजिनल क्वांटिटी गिवन है, और आपको न्यू क्वांटिटी निकालनी है। तो पहले आप सिर्फ ऐसे रख करके निकालोगे, फिर उसके बाद क्वांटिटी निकालोगे। आप क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे क्या, आपके पीछे उनका नाम क्या है, पढ़ नहीं रहे क्या आप? अच्छा, फोर्टी एट नहीं आया, आपका आया, चेंज 18 आ गया, ठीक है, फिर तो इग्नोर करना है ना साइन नेगेटिव का। क्या 18 आया आप सबका? हाँ, तो नेगेटिव साइन को तो हमें इग्नोर करके चलना है, तो 18 आ गया, ओरिजिनल कितना था 30, तो 30 + 18 48 यूनिट्स। नेक्स्ट कर सकते हो, फोर्थ। परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी निकाल लो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा।
आ गया, कितना आया? ठीक है, आपका नाम क्या है? क्षत्र। ऑनलाइन कर रहे हो ना सब? सिद्धार्थ, आस्था और तोशिका तो कर ही रहे होंगे, सिद्धार्थ का डाउट है। इतना ही क्वेश्चन 4 हो गया। इलस्ट्रेशन 4 कंप्लीट करो। आंसर कितना है बताओ? सॉल्व नहीं हो रहा। क्वांटिटी डिमांडेड 0.8। परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है ना 25%। 25% हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 800, और डिमांड अगर राइज हो जाए बाय 160 यूनिट्स तो ओरिजिनल क्वांटिटी भी है और चेंज इन क्वांटिटी भी है, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लेंगे। 20% आया? नहीं आया? देखो हमारे पास क्या है, 800 यूनिट्स है और क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर रही है 160 यूनिट से, है ना, और हमारे पास गिवन है प्राइस फॉल बाय 25%। तो हमारे पास प्राइस फॉल गिवन है, तो हम देखो अब सिंपल इस वाले फॉर्मूला में परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना गिवन है 25। हमें निकालने की क्या जरूरत है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वो निकलता कैसे है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना गिवन था 160, ओरिजिनल कितना गिवन था 800। 800 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 20% आ जाएगा, है ना। 20% जैसे ही आया तो हमने 20% यहाँ पर डाल दिया, तो 20 डिवाइडेड बाय 25 0.8। ठीक है, ठीक है, डन। फॉर्मूला लिख करके करा करो पूरा, और अभी तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अच्छा नहीं, आपको तो MCQ करना है, फॉर्मूला लिख कर मत करा करो, कैलकुलेटर पे कर लिया करो डायरेक्टली। ठीक है, और कैलकुलेटर नहीं लेकर के आया कोई भी, कैलकुलेटर लेकर के आया करो। मेरे दिमाग से निकल गया, मेरे को ऐसा लगा 12th क्लास के बच्चे में फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व हो जाए वो करा करो कि जल्दी हमारे MCQ सॉल्व हो। ठीक है, लास्ट इलस्ट्रेशन 5। कंज्यूमर बाय 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 4 पर यूनिट। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 4। ठीक है, 4 लेना। एट व्हाट प्राइस ही विल बाय 60 यूनिट्स। परसेंटेज चेंज 20 अपॉन प्राइस में चेंज हमें निकालना है, मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस 4, ओरिजिनल क्वांटिटी 80। चेंज इन प्राइस बताओ कितना आया? 1/4 मीन्स 0.25, 0.25 और 4 ओरिजिनल प्राइस है, तो फिर कितना आ जाएगा आंसर? 4.25, है ना। $4.2 पर यूनिट। ठीक है, हो गया। हाँ 0.25 आया ना, ओरिजिनल प्राइस कितना है 4, तो 4 + 0.25 करेंगे तो कितना आएगा 4.25।
डन सबका, ऑनलाइन सबका हो गया। अब इसको ना आप कॉपी पे लिखना। बुक से बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले हम देखते हैं ऐसे। अभी हमने एक तो कर लिया जो सबको आता भी था, ठीक है। अब दूसरा है क्या, पॉइंट इलास्टिसिटी। क्वांटिटी डिपेंडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी इतना प्राइस चल रहा है, ठीक है। हम इलास्टिसिटी में क्या देखते हैं कि कितना प्राइस में चेंज हो रहा है और कितना डिमांड में चेंज हो रहा है, ये देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि प्राइस में चेंज ना अभी इतना है और अभी इतना हो गया, इतना हो गया, और डिमांड अभी इतनी है और अभी इतनी हो गई, मतलब इतना पॉइंट कि आपको दिखे ही ना, ये होती है पॉइंट इलास्टिसिटी। कि मतलब चेंज हो रहा है लेकिन वो इतना छोटा चेंज है ना कि हमें विजिबल ही नहीं है, बिल्कुल ही पॉइंट से चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी। तो अब यहाँ पर पॉइंट इलास्टिसिटी को निकालने के लिए जो हमारा वो जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला है ना, हम उसका यूज़ नहीं करते हैं, हम दूसरे फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। मैथ्स है सबके पास, लेकिन मैथ्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, और मैथ्स वाला डेरिवेशन होता है उसमें, उसी फॉर्मूले को निकाल करके हम डेराइव करते हैं। जो डेरिवेटिव एक चैप्टर होता है, डिफरेंशिएशन एक चैप्टर होता है, उसमें वो जो हम कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं, उस वाले फॉर्मूला से डिराइव करके पॉइंट इलास्टिसिटी में हम नए एक फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला कैसे है वो लिख लो यहाँ पर, फॉर्मूला माइनस डी क्यू अपॉन डिफ्रेंसिएशन ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। ये इस तरीके से पूरा बना लो यहाँ पर कि पॉइंट से चेंज है प्राइस में और डिमांड में, जो कि हमें विजिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट इलास्टिसिटी के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, इस फॉर्मूला का यूज़ करना है डेरिवेशन का। चेंज इन इन्फिनिटेसिमल, मतलब बुक में इस वर्ड का यूज़ करा है, तो वो वर्ड हमने लिखा कि बाय चांस एमसीक्यू में आ गया कि अगर चेंज इन्फिनिटेसिमल होता है तो उस वाली इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, उस वाली इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज है। ठीक है। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल, इसमें पॉइंट इलास्टिसिटी में अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहे, आपकी तरफ से कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान में आ रहा है? नहीं। जैसे कि सपोज हम लेने के लिए गए
कोई महंगी गाड़ी का नाम बताओ। हम लैम्बोर्गिनी लेने गए, ठीक है, तो फिर अब वो जो कार है उसमें सपोज करो कितने रुपए की आती है, 5 करोड़ की, ठीक है। अब इतनी महंगी कार, उसमें अगर मैं बोलूँ कि मैं ना प्राइस में चेंज लेकर के आ रही हूँ ₹1000 का, क्या ये बहुत ही छोटा नहीं है प्राइस के हिसाब से? गाड़ी के प्राइस के हिसाब से जो प्राइस में हम चेंज कर रहे हैं, ₹1000 का डिस्काउंट, किसी को फ़र्क भी पड़ेगा इससे? नहीं, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा कोई चेंज। वो क्या होता है? पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक है। 1,00,000 रुपये का आईफोन है, उस 1,00,000 रुपये के आईफोन पे भी अगर मैं 1,000 रुपये का डिस्काउंट दूँ तो क्या कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है ना, तो बहुत ही छोटा चेंज, पॉइंट इलास्टिसिटी। तो उसमें वो जो हम नॉर्मल वाला फॉर्मूला है वो नहीं लगा सकते। इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ पी इंटू पी बाय क्यू। वैसे तो इसके फॉर्मूला के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही कम है, डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बट हम एक आध सॉल्व कर लेंगे बाद में एमसीक्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है एमसीक्यू के लिए? ये वाला वर्ड, मतलब बाय चांस पूछ ले कि इतना एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज, इनफिनिटेसिमल चेंज कौन सी इलास्टिसिटी में आता है? पॉइंट इलास्टिसिटी में आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आया व्हाट इज पॉइंट इलास्टिसिटी? अब एक बार बुक से पढ़ते हैं। द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। हम यहाँ पर भी प्राइस को ही डिमांड से कंपेयर कर रहे थे ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? ये भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूज्ड टू मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी वेयर द चेंज इज इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान में रखना है आपको। Price elasticity is a key element in applying marginal analysis to determine the optimal prices, since marginal analysis works by evaluating small changes। तो कितने हमारे changes कैसे हैं? बहुत ही छोटे changes आ रहे हैं इसके अंदर। Taken with the respect of an initial decision, it is useful to measure the elasticity with respect to infinitesimally small change in price. Point elasticity makes use of derivative rather than finite changes in price and quantity। जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा वो बताता था finite changes in price and quantity, लेकिन इसमें चेंज इतना छोटा, बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज है, तो हमें डेरिवेटिव का यूज़ करना पड़ता है। और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ पी इंटू पी बाय क्यू, वेयर डी क्यू अपॉन डी पी इज डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं क्यू का और पी का, एंड पी एंड क्यू आर द प्राइस एंड क्वांटिटी एट दैट पॉइंट। इकोनॉमिस्ट जनरली यूज द वर्ड इलास्टिसिटी टू रेफर द पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी इज देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशियो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व एंड रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड लाइन। मतलब है क्या? ये प्राइस और क्वांटिटी में ही हम रिस्पॉन्सिवनेस चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन इसमें और ऊपर वाले फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर चेंज एब्सोल्यूट टर्म्स में एक फाइनाइट चेंज हम देख सकते थे, यहाँ पर चेंज जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही कैसा है? एक्सट्रीमली स्मॉल है, ठीक। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड करें पहले ये करते हैं। आर्क इलास्टिसिटी, ये लिख लिया सबने इतना पूरा। अब हेडिंग डालो आर्क इलास्टिसिटी।
ये एरो डालो, एरो डाल लिया तो भी कोई बात नहीं, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। किसमें लीक करा? ठीक है, बना लिया। अब आर की इलास्टिसिटी में हो क्या रहा है ना, इसमें जो चेंज आ रहा है वो हमें पता नहीं लग रहा कि ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, समझ रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, तो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा चेंज ले लें कि ये ऊपर से नीचे जा रहा है, और कुछ ऐसा ले लें कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना। मतलब अज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ये वाला भी अज्यूम कर सकते हैं, हम ये वाला भी अज्यूम कर सकते हैं कि पहले इतना था अब इतना हो गया है, कि आप पहले इतना था अब इतना हो गया है। अगर हम दोनों में हमें बताया ही ना जाए कि पहले क्या था अब कितना है, कुछ क्वेश्चंस में तो बता देते हैं, अगर हमें पता ही नहीं लग रहा है क्वेश्चन को पढ़ के कि कहाँ ओरिजिनल कौन सा था और चेंज फिर बाद में कितना हुआ है, वो हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हम आर की इलास्टिसिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये वाला चेंज निकालेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, और अगर हम ये वाला चेंज निकालेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, है ना। क्योंकि दोनों में देखो अमाउंट डिफरेंट है ना, तो हम चेंज अगर ऊपर से नीचे वाला या नीचे से ऊपर वाला दोनों तरीके से अगर हम अज्यूम करके निकालेंगे तो दोनों में आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो किसी का कुछ आंसर आएगा और किसी का कुछ आंसर आएगा। तो अगर हमें ये नहीं पता कि चेंज इंक्रीज का है या डिक्रीज का है, हमें कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, तो हम कौन सी इलास्टिसिटी का यूज़ करेंगे, आर की इलास्टिसिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखो। चेंज इन क्वांटिटी अभी तक हम लिखते थे, यहाँ पर भी हम चेंज इन क्वांटिटी करेंगे और चेंज इन प्राइस करेंगे। तो चेंज को तो हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी लेनी है वो ओरिजिनल वाली है कौन सी हमें नहीं पता, तो ओरिजिनल की जगह हम क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 अपॉन 2 या और डिवाइडेड बाय Q1 अपॉन Q2 डिवाइडेड बाय 2। ये वाले अमाउंट तो दोनों को माइनस करके ही आएंगे, चाहे आप कैसे भी माइनस करो, आंसर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आएगा तभी हमें पॉजिटिव ही कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी हम लेंगे वो ओरिजिनल की जगह हम क्या कर देंगे, दोनों का एवरेज कर देंगे। तो अब एवरेज करा हमने, तो क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या बन गया, Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1। तो ये क्या हो गया, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। ठीक है, ये जो फाइनल फॉर्मूला है ये है हमारा किसका, आर की इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। अगर मैं आपको बोलूँ कि प्राइस इज़ 150 और क्वांटिटी इज़ 50 और 20, अब निकालो आर की इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से इलास्टिसिटी, तो निकालो, कैलकुलेट करो।
कितना आया? 2.1। हाँ ठीक है, टू 2.14 ठीक है। आ गया 2.14? नहीं आया? Q2 माइनस Q1 कितना हुआ? 30, और इन दोनों को ऐड करके कितना हुआ? 70, मल्टीप्लाई प्लस करके कितना हुआ दोनों को प्राइस को? 250, और माइनस करके कितना हुआ? 50। इसको सॉल्व कर लो। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, MCQ का, ठीक है। पॉइंट 8। कैलकुलेटर लेकर के आना, ठीक है सब लोग। हमें कैलकुलेटर की भी आदत डालनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, कैलकुलेटर होता है उसमें फिर भी हम गलती कर देते हैं। और जो कैलकुलेटर क्लास में मतलब प्रैक्टिस, घर में प्रैक्टिस, क्लास में प्रैक्टिस यूज़ करते हैं ना, वही वाला कैलकुलेटर एग्ज़ाम में लेके जाया करो, क्योंकि उससे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे मेरे को इस वाले कैलकुलेटर पे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, जो वो थोड़ा बड़ा वाला कैलकुलेटर आता है ना, उस पर अब आदत पड़ गई है करने की, तो ऐसे आदत पड़ जाती है। तो यही कोशिश करना है जिस पे प्रैक्टिस करो उसी को एग्ज़ाम में लेके जाओ। एक और क्वेश्चन कर लो। आ गया पॉइंट 8? कर लो ना, अभी तो इसी पे कर लो, ये लो। आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। सेल अब इस क्वेश्चन में क्या है ना,
कि यहाँ पर हमें बता भी रखा है कि इतने से इतने पे रिड्यूस हुआ है, मतलब ओरिजिनल हमें पता है, लेकिन एमसीक्यू में आपकी बुक में क्या लिखा है, पूरा एग्जाम्पल दिया है और हमें पता है, हम आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर लिख दिया कि यूज़ आर्क इलास्टिसिटी तो हम कोई और फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम आर्क इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से ही आंसर निकालेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, डिफरेंस कितना है 1.25, इसमें 4 ऑप्शन है 0.8, 1, 1.25 और 1.5, ये 4 ऑप्शन है एमसीक्यू में। डिफरेंस कितना है Q2 Q1 में, हाँ 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 2000 का, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8000, मल्टीप्लाई ऐड कर दो 500 और माइनस करो तो 100, आ रहा है 1.25, क्या गलती कर दी थी, दो मेथड समझ में आ गए, पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी। थर्ड हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिक मेथड। अभी पहले ये दो करके ना पहले बुक से रीड कर लेते हैं, फिर आगे एक एक्सपेंडिचर मेथड भी करना है, क्रॉस इलास्टिसिटी भी पढ़ना है, फिर मतलब आज या कल में हो जाना चाहिए चैप्टर कंप्लीट। इसमें इस तरीके यहाँ पर हम कई बार ऐसे भी बनाते हैं ना, डिमांड कर ऐसे करके बना देते हैं, मतलब हम एक्सिस को टच नहीं करते, लेकिन इसमें ना टच करना है हमें एक्सिस को, इस मेथड में। एक से पहले मुझे बना दो, ये बीच का पॉइंट रखना है बी, राइट से करना था, हाँ ये ए और ये सी, ठीक है। ऐसे मतलब जो बी पॉइंट आप दोगे ना, वो ऐसे कोशिश करो कि लाइन का सेंटर हो, और फिर इन दोनों का सेंटर ए हो गया और इन दोनों का सेंटर सी हो गया, ठीक है, ऐसे। लिख लिया, अब इसका फॉर्मूला लिखो, ये लिखो ज्योमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। क्या लिखेंगे हम, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये जो मेथड है ना, ये कितना चेंज है नंबर से नहीं बताता, लेकिन ये हमें ये बता देता है कि कौन सी वाली इलास्टिसिटी है, मतलब यूनिटरी इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, या फिर मोर देन वन है या लेस देन वन है, वो ये बताता है,
ठीक है। ये वाला मेथड वो जो हम बाकी मेथड्स में निकाल लेते हैं एक नंबर, वो नहीं कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि सपोज हम ऐसे ले लें, जैसे सपोज ये वाले पॉइंट की हमें इलास्टिसिटी निकालनी है टी की, तो अगर इस पॉइंट की हमें इलास्टिसिटी निकालनी है तो हम लोअर सेगमेंट लेंगे। तो लोअर सेगमेंट अगर हम कोई भी नंबर लें, इमेजिनेशन से कोई भी नंबर ले लें, 1 2 3 4 5 6, अगर हम ले लेते हैं सपोज 80, तो क्या ऊपर वाला तो ज़ीरो ही रहेगा ना, है ना, मतलब अपर सेगमेंट तो ज़ीरो ही रहेगा। तो अगर 80 बाई दिस करेंगे तो हमारा ईडी क्या निकल के आएगा, बताओ क्या निकल के आएगा, इनफाइनाइट निकल के आ जाएगा। तो मतलब कि अगर हमें पता भी नहीं है तब भी हमें ये पता है कि इस पॉइंट की इलास्टिसिटी कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या होना है, वो ज़ीरो ही होना है, क्योंकि अपर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं। समझ में आया? तो इस वाले पॉइंट की इलास्टिसिटी हमेशा कैसी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। ऐसे ही इसकी कितनी आएगी, इसकी हर पॉइंट की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इमेजिनेशन से भी अगर हम लेंगे तो सपोज जैसे इस वाले का भी है, तो लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, और अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा, बाकी जितना भी कोई भी नंबर ले लें, तो फिर हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, ज़ीरो ही निकल के आएगा हर बारी, ठीक है। यहाँ पर अगर क्या होगा, अगर ऊपर और नीचे का डिफरेंस अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट अगर इक्वल है तो हमेशा यहाँ पर कितनी आएगी, इलास्टिसिटी 1 आएगी, है ना। यहाँ पर क्या होगा, लोअर सेगमेंट क्या है, सपोज करो लोअर सेगमेंट हमने 6 ले लिया और अपर सेगमेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम पूरा 80 लेकर के चल रहे हैं तो ये इस तरीके से होगा, तो आंसर कितना आएगा इसमें, 30 हो जाएगा, मतलब हाँ 3 हो जाएगा, मतलब मोर देन 1। तो इसमें इलास्टिसिटी हमेशा कैसे आएगी, मोर देन 1 वाली आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, लोअर सेगमेंट क्या रहेगा हमेशा 20 और अपर सेगमेंट क्या रहेगा हमेशा 60। तो यह आंसर हमेशा पॉइंट में निकल के आएगा, पॉइंट में निकल के आएगा, तो इसका मतलब ये वाली इलास्टिसिटी कैसी वाली होगी, लेस देन 1 वाली। तो हमें क्या समझ में आया कि ये वाला पॉइंट हमेशा क्या बताएगा, इन्फिनिटी, ये वाला पॉइंट 0, ये इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सा मेथड था, ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी तो हमने बुक से रीड कर लिया था, अभी आर्क इलास्टिसिटी भी रीड कर लेते हैं और ज्योमेट्रिक मेथड भी रीड कर लेते हैं। सारे मेथड समझ में आ गए ना। जहाँ पर आपने ज्योमेट्रिक मेथड लिखा है ना, वहाँ पर ये भी लिख लो, लीनियर डिमांड कर्व। इसको हम और क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑन लीनियर डिमांड कर्व भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम वो एक ही डिमांड कर्व पे हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लीनियर डिमांड कर्व भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है क्या, कि दोनों एक्सिस डिमांड कर्व टच करेगा। बाय डेफिनेशन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the change in quantity associated with the change in price, the ratio of the price quantity P by Q. Therefore the price elasticity of demand depends not only the slope of demand curve but also on the price and quantity. The elasticity therefore varies along the curve as price and quantity changes. अभी हमने यही देखा कि along the curve ही किस तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी चेंज होती है, कहीं पर 1 होती है, कहीं पर लेस देन 1 होती है, कहीं पर ग्रेटर देन 1 होती है। The slope of linear demand curve is constant. स्लोप तो हमारा कांस्टेंट है, however हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैसी है, डिफरेंट है। The slope of linear demand curve is constant, however the elasticity at different points on a linear demand curve would be different. ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो गई आपके लिए एमसीक्यू के लिए, कि ज्योमेट्रिक मेथड में
स्लोप ऑफ लीनियर डिमांड कर्व इज कांस्टेंट, लेकिन हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी इज डिफरेंट, ठीक। व्हेन द प्राइस इज हाई प्राइस, व्हेन द प्राइस इज हाई, प्राइस इज हाई एंड क्वांटिटी इज स्मॉल, इलास्टिसिटी इज हाई। जब प्राइस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी कम हो रही है, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, हाई होगी। द इलास्टिसिटी बिकम्स, देख रहे हो ऊपर कैसी थी इलास्टिसिटी, इन्फिनिटी थी, ऊपर इन्फिनिटी थी, नीचे आते 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 क्या हो रही है, वो जीरो पे जा रही है ना। तो इसलिए जैसे जैसे इलास्टिसिटी बिकम स्मॉलर एज वी मूव डाउन द कर्व, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं हमारी इलास्टिसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन फॉर एमसीक्यू, ठीक। गिवन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, point elasticity at any point say r can be find out by the this formula, lower segment upon upper segment। ये हमने सीख लिया किस तरीके से बनाए, ठीक है। आगे arc elasticity, often we may require to calculate price elasticity over some proportion of the demand curve rather than at a single point। In other words, elasticity may be calculated over a range of prices जो ऊपर नीचे होते हैं उस पर हम कैलकुलेट करते हैं। when the price and quantity demanded are discrete and large, we have to measure the elasticity over the arc of demand curve। जब प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे है, डिस्क्रीट है और ज़्यादा बड़े चेंजेस है, लार्ज चेंजेस है, तो हम कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं, आर्क इलास्टिसिटी मेथड का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, मतलब पूछ सकते हैं आपसे कि जब प्राइस एंड द क्वांटिटी आर डिस्क्रीट एंड लार्ज, तो फिर नीचे फॉर्मूला में मतलब पॉइंट्स एमसीक्यू में अलग अलग मेथड्स होंगे, तो यू हैव टू टेक क्या, आर्क इलास्टिसिटी। व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी इज फाउंड बिटवीन टू प्राइजेस और 2 पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व से ए एंड बी इन फिगर 8, फिगर 8 का है, हाँ यही है फिगर 8। तो हमें ये कैलकुलेट करना था ए और बी के बीच फिगर 8 में। द क्वेश्चन अराइजेज टू विच प्राइस एंड क्वांटिटी शुड बी टेकन एज अ बेस। तो हमें ये नहीं पता था कि कौन सा इसमें ओरिजिनल क्वांटिटी या ओरिजिनल प्राइस को हम लेकर के चलेंगे, हमें बस ये दे दिया और हमें ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट्स है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा वाला बेस है ना। दिस इज बिकॉज इलास्टिसिटी फाउंड बाय यूजिंग द ओरिजिनल प्राइस एंड द क्वांटिटी फिगर्स, और हमारा जो ओरिजिनल वाला फॉर्मूला है उसके अंदर हमें ओरिजिनल क्वांटिटी और ओरिजिनल प्राइस को हमें लिखना होता है। will be different from one derived by using the new price and the quantity figures। तो हमारा अगर हम दोनों तरीके से हम निकालेंगे तो दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आता, डिफरेंट आता। Therefore, in order to avoid confusion, rather than choose the initial or final price and the quantity, the midpoint, हम क्या लेके चलते हैं, मिड पॉइंट। तभी हमने ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं लिखा था, हमने उन दोनों को क्या कर दिया था, एवरेज कर दिया था। That is, the averages of two prices and the quantities are taken as that is original and new base। The midpoint formula is an approximation to the actual average change in a variable, but it has a advantage of consistent elasticity values where the price moves in either the direction। तो price move करे किसी भी डायरेक्शन पे तब भी हमारी जो इलास्टिसिटी वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएगी, कंसिस्टेंट आएगी, ठीक है। ये डेरिवेशन भी हमने देख लिया था फॉर्मूला का। ये हम पढ़ चुके, मतलब हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था, एक ही उसमें हमने बना लिया ना, एक ही ग्राफ पे हमने सारे बना लिए, ठीक है। ये सब वही है, 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ये सारा हम कर चुके हैं, हमने शॉर्ट में कर लिया, ठीक है। ये हेडफोन वाला, वीट वाला और सॉल्ट वाला एग्जाम्पल हो गया। हेडफोन में हमने इलास्टिसिटी निकाली तो फिर कैसी आई, 1.8 आई। अभी हमने लिया था ना ये तीनों एग्जाम्पल, याद है ना आपको, कहा गया, ये रहा, ये 3 पॉइंट्स हमने लिए थे स्टार्टिंग में ही। उसमें पहला था हेडफोन और दूसरा था वीट और तीसरा था सॉल्ट। तीनों के हमारे पास क्या गिवन, चलो आप ही कैलकुलेट करो एक बार इलास्टिसिटीज में।
तीनों की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो। ब्रेक चाहिए? हाँ ठीक है, तब तो क्लास ही ख़त्म हो जाएगी, आधा घंटा ही तो बचा है। अभी चेक कर लेंगे, अभी तीनों करो। हाँ 1.8 ही आ रहा था वैसे तो। हो गए तीनों? यही आया 1.8, 0.37 और 0.02743 है ना। तो हमने क्या देखा, एक हमारा आया ग्रेटर देन 1, फिर एक हमारा आया लेस देन 1, और ये भी हमारा क्या आया लेस देन 1। ये लेस देन 1 तो आया है, लेकिन देखो कितना पॉइंट में जा रहा है, 0.02 है ना। और ये भी लेस देन 1 आया है, लेकिन ये थोड़ा रिलेटिवली कम चेंज है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी इलास्टिसिटी हो गई, नेचर इसका, ये भी इनइलास्टिक और ये भी इनइलास्टिक, ठीक है। We know that demand for headphones is quite elastic, while the demand of wheat is quite inelastic, and demand for salt is almost the same after the reduction in price. तो almost हमारी डिमांड में कुछ देखा जाए तो चेंज आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर हमने वही चेंज देखा था ना, सिर्फ 1000 से कितना हुआ था, ये हो गया था 1005। The price elasticity of demand for a vast majority of goods is somewhere between the two extreme cases of 0 and infinity. तो प्राइस इलास्टिसिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से इन्फिनिटी के बीच लाई करती है। जनरली इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन ऑल्सो वी फाइंड दैट द डिमांड फॉर गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर, टीवी, लैपटॉप, फैंस एक्सेट्रा इज इलास्टिक। द डिमांड फॉर गुड्स लाइक व्हीट एंड राइस इज इनइलास्टिक। तो जो ये वाले गुड्स होते हैं हमारे, जिनकी डिमांड हम में भी पोस्टपोन कर सकते हैं, उनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक होती है। द डिमांड, जब इनकी डिमांड हम पोस्टपोन कर ही नहीं सकते, ये तो हमें चाहिए तो चाहिए, कंज्यूमर गुड्स, बेसिक नेसेसिटी वाले गुड, इनकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। द डिमांड फॉर सॉल्ट इज हाईली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। वाई डू वी फाइंड सच डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, वी शैल एक्सप्लेन लेटर द, ठीक है सब, ठीक है। नेक्स्ट है
टोटल आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। 2:41 हो रहा है अभी, थोड़ी देर, 10 मिनट। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, टोटल आउटले मेथड नहीं करते, ये हम अगली क्लास में कर लेंगे, ये पढ़ लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है। उसमें लिखना पड़ता है ना आपको, अभी बस सुनना है। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन क्लास 3 बजे। उसमें अभी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल टाइप है, वो हम कर लेंगे। तो ये पढ़ लेते हैं, चलो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर खुद सोचो कि अगर सब्स्टिट्यूट्स किसी गुड के अवेलेबल हैं हमारे पास, तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी कि इलास्टिक होगी? चेंज नहीं करेगी, इलास्टिक ना, चेंज करेगी ना। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, मतलब जैसे कोको कोला और पेप्सी, अगर किसी भी एक सब्स्टिट्यूट में ज़रा सा भी चेंज आए तो दूसरे की डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है ना। तो अगर यहाँ पर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमारी इलास्टिसिटी कैसी होगी, इलास्टिसिटी कैसी होगी, इलास्टिक होगी, है ना। One of the most important determinants of elasticity is the degree of suitability and the extent of availability of the substitute. तो हमारा इलास्टिसिटी और किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट उस गुड का अवेलेबल है या नहीं है। सम कमोडिटीज़ लाइक बटर, कैबेज, कार, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा, इन सब के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। दीज आर मार्गरीन, अदर ग्रीन, ये भी एक तरीके का क्या सब्स्टिट्यूट होता है, बटर का सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। अदर ग्रीन वेजिटेबल, जैसे कि कैबेज का और कोई ग्रीन वेजिटेबल सब्स्टिट्यूट हो सकता है। कार का किसी और ब्रांड की कार ले ली, सॉफ्ट ड्रिंक का किसी और ब्रांड की सॉफ्ट ड्रिंक ले ली। तो मतलब इन सब गुड्स के हमारे पास क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। A change in price of these commodities, the price of the substitutes remaining constant can be expected to cause quite substantial substitution, a fall in price leading consumer to buy more of the commodity in question, the rise in price leading the consumer to buy more of substitutes. तो अगर इन सब गुड्स का प्राइस अगर फॉल करेगा तो इन्हीं की डिमांड इंक्रीज करेगी, है ना। लेकिन अगर इनका प्राइस राइज करेगा तो जो इनके सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनकी डिमांड क्या होगी, उनकी डिमांड राइज होगी, है ना। कॉमोडिटीज, तो हमें ये समझ में आया कि ये वाले कुछ गुड्स है लाइक बटर, लाइक ग्रीन वेजिटेबल, लाइक कार, इनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो इनकी डिमांड चेंज हो रही है प्राइस में ज़रा सा भी चेंज आने की वजह से, ठीक है। दूसरी तरफ हम ऐसे वाले गुड्स देखते हैं जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जैसे लिया सॉल्ट, हाउसिंग या ऑल वेजिटेबल। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में ना हमने एक वेजिटेबल लिया था तो उसके और बाकी के वेजिटेबल सब्स्टिट्यूट्स थे। यहाँ पर ऑल वेजिटेबल का मतलब है कि वो जो पूरी वेजिटेबल की कैटेगरी है ना उसी को हम एक साथ रख रहे हैं, तो उस पूरी कैटेगरी का क्या कोई और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है हमारे पास, नहीं है, है ना। यहाँ पर सॉल्ट, हम सॉल्ट ऐसे नहीं ले रहे हैं टाटा नमक या फिर ये अलग कंपनी का नमक नहीं लेकर चल रहे हैं। सॉल्ट मतलब वो जो पूरा इन होल, मतलब एग्रीगेट में पूरा सॉल्ट का एक इंडस्ट्री ही हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो क्या सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, मतलब सॉल्ट की जगह चीनी तो यूज़ नहीं कर सकते हम, है ना। हाउसिंग, ठीक है, तो वो पूरा एक एग्रीगेट में, पूरी चीज़ को हम एग्रीगेट में लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर ब्रांड वाइज हम बांट नहीं रहे हैं, ऊपर हम ब्रांड वाइज बांट रहे थे चीज़ों को। Taken together have few if any satisfactory substitutes and a rise in their prices may cause smaller fall in their quantity demanded. तो अगर सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है तो उसमें चाहे प्राइस में चेंजेस आएगा तो क्या उसकी डिमांड में चेंज आएगा, नहीं ना। उसका कंजम्पशन तो उतना करना ही करना पड़ेगा जितनी की हमें बेसिक नीड है, उतना तो हमें चाहिए। तो उसमें क्या होगा, उसके क्वांटिटी डिमांड में कैसा चेंज आएगा, स्मॉलर फॉल होगा, बहुत ही कम। तो मतलब इसकी इलास्टिसिटी कैसी हो गई, इनइलास्टिक हो गई, है ना। Thus we can say that goods which typically have close और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, उनकी कैसी होती है, हाईली इलास्टिक डिमांड होती है।
तो हमें सम अप करके एमसीक्यू के लिए हमें क्या याद रखना है कि जिनके क्लोज या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उनकी डिमांड कर उनका इलास्टिसिटी कैसी है, हाईली इलास्टिक है। मोर ओवर वाइडर द रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है वहाँ पर क्या है, ग्रेटर, क्या बोल, हाँ तो सेम ही तो बात लिख दिया, ठीक है, ग्रेटर इलास्टिसिटी है। फॉर एग्जांपल टॉयलेट सोप्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, वाइट, बहुत सारे ब्रांडों के बने हुए होते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है वहाँ पर क्या हो गई, ज़्यादा इलास्टिसिटी हो गई, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट वाइल एज अ ग्रुप, अगर हम ग्रुप में लेकर के चीज़ों को चलते हैं ना तो ब्रांड वाइज नहीं बांटते, अगर हम ग्रुप में लेकर के चीज़ों को चलते हैं तो हमारे पास उनके हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनकी डिमांड कैसी हो जाती है, इनइलास्टिक डिमांड हो जाती है, ठीक है। तो दो कंक्लूजन क्या निकाले हमने, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है हाईली इलास्टिक डिमांड, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इनइलास्टिक डिमांड, ठीक। बट वी कैन कंसिडर वेरियस अदर ब्रांड्स, वी कैन से दैट अ पर्टिकुलर ब्रांड हैज इलास्टिक डिमांड। Thus while the demand for a generic good like petrol is inelastic, है ना, पेट्रोल की डिमांड कैसी हो सकती है, इनइलास्टिक। द डिमांड फॉर इंडियन ऑयल पेट्रोल इज इलास्टिक, यहाँ पर इंडियन ऑयल, अगर हम सिर्फ एक कंपनी का पेट्रोल देख करके चल रहे हैं तो मतलब बाकी कंपनीज के पेट्रोल हमारे पास सब्स्टिट्यूट में अवेलेबल है, तो फिर डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। लेकिन अगर हम पेट्रोल को एज अ होल पूरा गुड देखें तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट हम देखते हैं कि नहीं है, तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया ना। Similarly, while there is no general substitute for healthcare, there are substitutes for one doctor या hospital, एक डॉक्टर या एक हॉस्पिटल का सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, लेकिन हम इन जनरल पूरे हेल्थ केयर का अगर सब्स्टिट्यूट देखें तो कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। Likewise, the demand for a common salt and sugar is inelastic. सॉल्ट और शुगर की डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक, बिकॉज गुड सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस। क्लियर, बस चलो ठीक, रिवाइज करके आना।